नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है साथियों, क्योंकि बहुत कम समय में आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना होगा, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को क्लियर करना है, और फिर साथ ही साथ आपको रिविज़न भी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आपने अगर एमबी पटवारी को अगर टारगेट किया है साथियों, तो आपको पूरा जी जान लगाना होगा, और आपका जो तैयारी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप टेस्ट लगाते लगाते जाइए, और आपका खुद का परीक्षण कीजिए, ताकि आप आपने कितना पढ़ा है और आपके माइंड में कितना सेव हुआ है ना। सो इसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है टेस्ट। सो टेस्ट के बाद में टेस्ट से आप अपना खुद का परीक्षण कर सकते हैं ना। और सामान्य प्रबंधन से मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा डाटा यहाँ पे दे रहा हूँ साथियों। पूरे सब्जेक्टों के डाटा यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, और साथ ही साथ इसके जो पूरे जो पीडीएफ के जो नोट्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सो एक बार आप क्लास को देखिए, उसके बाद में आप एक बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको हर एक जो पॉइंट है वो आपके माइंड में आ सके, या आपके माइंड में सेव हो सके। ठीक है, सो अब हम चलते साथियों, यहाँ पे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सामान्य प्रबंधन का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था, और फर्स्ट पार्ट में हमने सामान्य परिचय देखा था सामान्य प्रबंधन का। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे साथियों सिद्धांत कि सामान्य प्रबंधन में बहुत से अनेक जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग मत दिए और अलग अलग सिद्धांत दिए, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, यानी कि प्रबंधक का सिद्धांत में प्रबंधक को बहुआयामी एवं सर्वव्यापी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का इसमें अनावरण किया गया है, जिन पर अनेक विद्वानों ने विश्लेषणों को मान्यता प्रदान करते हुए उक्त सिद्धांतों की व्याख्या इसमें किया है। जैसे कि हेनरी पियोले के अनुसार अलग अलग है इसमें कुंटन आपको देखने को मिलेगा। सो हम एक एक के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साथियों, हेनरी पियोले के अनुसार। हेनरी पियोले ने क्या कहा है साथियों, कि इन्होंने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है गतिशील रहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि प्रबंध के सिद्धांत जो है गतिशील रहते हैं, जिनका उपयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे कुंटन साहब ने क्या कहा है साथियों, कि इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत वे मान्यता प्राप्त आधारभूत सत्य है, जो प्रबंध से संबंधित तथा कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सो कुंटन ने क्या कहा साथियों, तो कुंटन के अनुसार है कि प्रबंध सिद्धांत वे मान्यता प्राप्त आधारभूत सत्य है ना, जो कि प्रबंध से संबंधित कार्यों के परिणाम है ना, कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यहीं भी प्रबंध के सिद्धांतों के कुछ व्यावसायिक महत्व को हम यहाँ पे जान लेते हैं साथियों। सो प्रबंध के सिद्धांत जो है प्रबंधकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही वे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या करते हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है इसके महत्वपूर्ण जो सिद्धांत क्या क्या है। सो आपको याद रखना है कि ये सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, यानी कि सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यही नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये संसाधनों व इंस्टम यानी कि प्रयोग में सहायता, इनके इंस्टम प्रयोग में इनको सहायता होता है। ठीक है, और ये वैज्ञानिक निर्णय में सहायक होते हैं। ठीक है, और ये वातावरण को समझने में सहायक होता है। ठीक है, ये कर्मचारी प्रशिक्षण में उपयोग हेतु FW टेलर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और जो प्रबंध की वैधता के साथ ही सर्वव्यापी बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। सो आपका याद रखना साथियों, यानी कि विज्ञान का जनक, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है। सो आपको यहाँ पे याद रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना साथियों FW टेलर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पढ़ रहे हो प्रबंध, तो प्रबंध का जो लेखक यानी कि उनका जो जनक है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो आपको याद रखना साथियों
सॉरी F.W. टेलर है इसके किसके प्रबंध, यानी कि उन्होंने यहाँ पे जो है लेख लिखा था, ठीक है। यानी कि इसको सबसे पहले समझने का जो प्रयास किया कौन ने किया, तो आपको याद रखना है F.W. टेलर ने किया था, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रबंध की वह विचारधारा है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है, प्रबंध की वह विचारधारा है जिसे जिसे क्लासिकल विचारधारा भी कहा जा सकता है। टेलर ने कार्यों के नियोजन पर बल दिया तथा साथ ही कार्यों का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण कर इनको सर्वोत्तम ढंग से किया जाने पर ध्यान दिया, है ना। और साथ ही साथ टेलर ने क्या किया सर, किसी कार्य को सर्वप्रथम ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में, है ना, अत्यंत दक्ष माने जाते थे। इसीलिए उन्हें समय एवं गति के लिए प्रायः स्मरण किया जाता है ना। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और यहीं पे वर्ष सन 1903 ईस्वी में इसका शोध पत्र कारखाना प्रबंध नाम से प्रकाशित हुआ और सन 1911 ईस्वी में उनकी वैज्ञानिक प्रबंध नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। सो कब हुआ, सो आपको याद रखना है 1911 में उन्होंने यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध नाम का एक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। और टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है ना। क्या है वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इन्होंने क्या कहा जो है इसमें वैज्ञानिक प्रबंध में इन्होंने कहा है साथियों कि वैज्ञानिक प्रबंध जानने की वह कला है ना, जानने की वह कला है जिसमें श्रमिकों से क्या कार्य कराना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि उनको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर कैसे करें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे साथियों टेलर के कुछ सिद्धांत यहाँ पे है। सो उन्होंने अलग अलग सिद्धांत यहाँ पे दिया। वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठों, यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम, है ना। इसके द्वारा क्या बताया इन्होंने कि जो प्रबंधकों को अपने अंतर्ज्ञान, इच्छा, अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक रूप से हर निर्णय को लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति यानी कि विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया था साथियों कि वैज्ञानिकों को अपने अंतर्ज्ञान, इच्छा, अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक रूप से हर निर्णय को वैज्ञानिक रूप से लेना चाहिए। ये किसने कहा है, तो टेलर ने कहा है, ठीक है। उसी के बाद में सहयोग ना कि टकराव। सो इसके तहत इन्होंने क्या कहा साथियों कि श्रमिकों और जो प्रबंध के हित समान होने चाहिए। साथ ही साथ श्रमिकों और जो प्रबंध के बीच में सामंजस्यता होनी चाहिए, उनके बीच में टकराव एवं विरोध नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा है, सो टेलर के सिद्धांत के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसी में थर्ड इन्होंने यहाँ पे सिद्धांत दिया था साथियों कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सहयोग होना चाहिए ना कि व्यक्तिवाद, है ना। तो एक दूसरे के साथ में सहयोग होना चाहिए और आपसी विश्वास के साथ में काम करना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट अगला सिद्धांत दिया था इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकता, क्षमता एवं वृद्धि के लिए विकास होते रहना चाहिए। यानी कि कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के रूप में चुना जाना चाहिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यहीं पे हेनरी फेयोल ने क्या कहा साथियों, हेनरी फेयोल जी है, उन्होंने क्या कहा है कि हेनरी फेयोल को शासकीय प्रबंध की प्रणाली का जो जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है ना। शासकीय प्रणाली का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने गहन अनुभव एवं परीक्षण के बाद में प्रबंध संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर उनके सिद्धांतों को फेयोलवाद के नाम से भी जाना जाता है ना। फेयोलवाद ने अपने विचार सर्वप्रथम एक लेख या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरली के रूप में वर्ष सन 1916 में प्रकाशित किया था, ठीक है। और बाद में आगे चलकर यह विचार फेयोल की प्रसिद्ध पुस्तक, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी साथियों दी प्रिंसिपिया ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में सन
1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, सो मैं जो हेनरी फेयल है इसके बारे में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप यहाँ से कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सो हेनरी फेयल को प्रशासनिक प्रबंधकीय प्रणाली का जन्मदाता भी माना जाता है और इसने गहन अनुभव एवं परीक्षण के बाद में प्रबंध संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर उसके सिद्धांतों को उनके जो सिद्धांत थे उनको फेयोलवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और फेयोल ने अपने विचार सर्वप्रथम एक लेख जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एवं इंडस्ट्रियली एड जनरली के रूप में सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित किया और बाद में आगे चलकर यह विचार फेयोल की प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में सन 1925 में इन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ? सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हेनरी फेयोल ने प्रबंध के विषय में 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था साथियों कि कार्य विभाजन का सिद्धांत। सो कार्य विभाजन का मतलब क्या होता है साथियों? इसके तहत उन्होंने बताया, कार्य विभाजन के सिद्धांत के तहत उन्होंने बताया था कि कार्य को छोटी इकाई में विभाजित किया जाना चाहिए और कार्य की इस इकाई को कर्मचारी की क्षमताओं के अनुसार सौंपना चाहिए। ठीक, सो इन्होंने क्या कहा साथियों, इसके तहत ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई भी कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए और कार्य की इस इकाई को कर्मचारी की क्षमताओं के अनुसार उनको सौंपना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत दिया था इन्होंने आविष्कार यानी कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि सत्ता का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति देना, है ना। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि में कार्य को पूरा करने का दायित्व होना। ठीक है, सो यदि हम अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत अगर इसको हम समझे साथियों तो यह निर्णय लेने की शक्ति होता है। ठीक है, सो जब तक हम किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को अगर उसको अधिकार नहीं मिलता, उसको शक्ति नहीं मिलेगा तो वो कोई भी कार्य को निश्चित समय पे या सही तरीके से उसको नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको यहाँ पे उस शक्ति देना चाहिए ताकि वो एक निश्चित समय अवधि में किसी कार्य को पूरा करने में अपना दायित्व निभा सके। ठीक है, और उसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे नेक्स्ट सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था साथियों कि अनुशासन का सिद्धांत, यानी कि अनुशासन का अर्थ होता है साथियों आचार संहिता, संगठन के नियम एवं विनियमों का पालन करना। ठीक है, उसके बाद में आदेशों की एकता का सिद्धांत, तो कर्मचारी केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए, यानी कि कर्मचारी जो है केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। और निर्देश की एकता का सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या बताया साथियों कि कर्मचारी के प्रयासों को केवल एक लक्ष्य को और निर्देश किया जाना चाहिए, एक लक्ष्य की ओर निर्देश किया जाना चाहिए। मतलब सिद्धांतों की दक्षता का सिद्धांत, निर्देशों की एकता का सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या बताया कि कर्मचारी के प्रयासों को केवल एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगला बताया साथियों इन्होंने कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, संगठन के हितों की तुलना में कर्मचारियों का स्वागत एवं हित का महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या कहा साथियों, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, है ना, यानी कि संगठन के हितों की तुलना में कर्मचारी का व्यक्तिगत हित कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला इन्होंने बताया साथियों कि कर्मचारी का प्रतिफल, यानी कि श्रमिकों की उचित वेतन या पर्याप्त वेतन होना चाहिए। ठीक है, इसी में केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के बारे में भी इन्होंने बल दिया। तो केंद्रीकरण का अर्थ होता है साथियों कुछ हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण, जबकि केंद्रीकरण का अर्थ होता है प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर शक्ति का विवरण होना चाहिए। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट अगला है साथियों, इसमें नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत इन्होंने दिया था 9वां सिद्धांत जो कि सोपान श्रृंखला के अंतर्गत इन्होंने यह बताया साथियों कि यह संरचना को प्रभावी तरीके से प्रवाहित करने का माध्यम है।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी का पूर्ण निर्धारण मार्ग के अनुरूप उच्च अधिकारी को प्रवाहित करना चाहिए तथा फेयोल के शब्दों में संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए, जो कि ऊपर से नीचे तक होता था। साथ ही उसी के अनुसार प्रबंध एवं अधीनस्थ तो होना चाहिए। ठीक है, सो इस पॉइंट का मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि यह संरचना को प्रभावी तरीके से प्रवाहित करने का एक माध्यम है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी को पूर्ण निर्धारण मार्ग के अनुसार उच्च अधिकारी को प्रवाहित करना चाहिए। और फेयोल के शब्दों एवं संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो तथा उसी के अनुसार प्रबंध एवं अधीनस्थ होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट सिद्धांत इन्होंने दिया था कि व्यवस्था जो है हर आदमी और हर सामग्री के लिए निश्चित और सही ढंग से होनी चाहिए। यही नेक्स्ट अगला 11वां सिद्धांत इन्होंने दिया था कि समानता समता यानी कि जाति पद या लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कर्मचारी की उपयुक्तता, नेक्स्ट सिद्धांत दिया इन्होंने कर्मचारी की उपयुक्तता यानी कि एक बार नियुक्त किए जाने के बाद में सेवा स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए, बार बार स्थानांतरण या समाप्ति नहीं होना चाहिए। और पहला क्षमता, इसका अर्थ है अगला सिद्धांत दिया जाता है उन्होंने कि पहला क्षमता यानी कि इसका अर्थ होता है कि बिना कहे काम के मामले में पहला कदम उठाना ही क्या कहलाता है, पहला क्षमता कहलाता है। ठीक है, और इसी के तहत इन्होंने नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत यहाँ पे दिया था इन्होंने सहयोग की भावना, है ना, यानी कि 13वां सिद्धांत था इनका साथियों। इसका अर्थ होता है पहला क्षमता यानी कि बिना कहे काम के मामले में पहला कदम उठाना और सहयोग की भावना यानी कि संघ शक्ति और कर्मचारियों के बीच टीम भावना, एकता और सद्भावना होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे हेनरी फेयोल एवं डब्ल्यू टेलर के माध्यम से मध्य में कुछ तुलनाएं यहाँ पे किया गया है। सो उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि हेनरी फेयोल ने और डब्ल्यू टेलर जी ने क्या अलग अलग यहाँ पे सिद्धांत दिए और क्या अलग अलग इन्होंने मत दिए, उनका हम यहाँ पे तुलना करके देखते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग यहाँ पे मत हुआ है। ठीक है, सो हेनरी फेयोल एवं डब्ल्यू टेलर दोनों ही वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक रहे हैं, परंतु दोनों के सिद्धांतों के विरोधाभास एवं अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसका निम्नलिखित बिंदुओं पर यहाँ पे हम वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें, सो क्षेत्र के आधार पर टेलर एवं फेयोल ने क्या टेलर जो है साथियों, टेलर ने क्या कहा था कि डब्ल्यू टेलर का जो कार्यक्षेत्र श्रमिक और मध्य स्तर के अधिकारियों के मध्य में विस्तारित था। ठीक है, यहीं पे फेयोल की हम बात करें तो हेनरी ने अपने अनुसंधान एवं प्रयोग एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य में किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब स्तर के बात करें साथियों, तो स्तर में टेलर के प्रबंध का स्तर जो है निम्न स्तर के कर्मचारियों से मध्य स्तर के कर्मचारियों तक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में नियोजित किया जाता है, यानी कि इसमें समाहित है। ठीक है, और यहीं पे हम फेयोल की बात करें, सो फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध के तहत निर्देशन में समन्वय के स्तर पर यहाँ पे अधिक बल दिया है। ठीक है, और यहीं पे बल की हम बात कर सकते हो तो टेलर ने सदैव कर्मचारियों की उत्पादकता एवं वृद्धि पर बल दिया है। यहीं पे फेयोल ने प्रशासन प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रबंध पर विशेष बल दिया है। सो इस अंतर को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना साथियों कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, है ना। सो योगदान की अगर हम बात करें तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को कारखाना स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। यहीं पे फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध के 14 यानी कि कितने 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का यहाँ पे प्रतिपादन किया। और व्यक्तित्व की हम बात करें तो टेलर एक महान प्रबंध वैज्ञानिक हुए और जो फेयोल थे साथियों, यह फेयोल है, यह एक कुशल एवं शोधकर्ता एवं सफल जो है व्यवसायी उद्यमी
थे, ठीक है। अब इसके बाद में आपने जो भी यहाँ पे पढ़ा साथियों उसका जो डिटेल से हम यहाँ पे क्या अब क्वेश्चन लगाने वाले हैं, क्योंकि जब आपने अगर इसको बहुत ही अच्छे से अगर ध्यान देकर अगर इसको पढ़ा साथियों, तो आपसे जो अभी जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली बन जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों 12 क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन इसी से निकल के आए हुए हैं। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी अगर सही चाहिए, तो उसके लिए आपको इसका रिवीजन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कवर करते हैं साथियों पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि इनके जो आंसर है आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाओगे, ठीक है। सो हेनरी फेयोल थे, क्या थे? हेनरी फेयोल थे। ये अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया था। ऑप्शन है साथियों आपके पास में वैज्ञानिक, लेखककार, खनन, अभियंता, किसान। सो इसका राइट आंसर क्या साथियों? सो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है क्या थे फिर? तो खनन या अभियंता, ठीक है। क्या है? खनन या अभियंता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना साथियों, क्योंकि होगा क्या, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलत करोगे, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन ऐसे बनते साथियों। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, कार्य का विभाजन, सद्भावना, कलन नहीं है, अनुशासन नहीं है, या फिर कमांड की एकता नहीं है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको क्या याद रखना है? इसका राइट आंसर है सद्भाव। क्या है? सद्भाव एवं कलह, सद्भाव एवं कलह नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में प्रबंधकीय कार्यवाही, निर्णय लेना, या एवं दो, यानी कि निर्णय प्रबंधकीय कार्य एवं निर्णय लेना दोनों है क्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, दोनों है, यानी कि प्रबंधकीय कार्य एवं निर्णय लेना दोनों क्या है, एक निर्देशित कार्य है के रूप में इनके कार्य करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। सो हेनरी फेयोल के रूप में जाना जाता है, हेनरी फेयोल को किस रूप में जाना जाता है? सो आपके पास में है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में, यानी कि सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट के जनक के रूप में, या फिर सामान्य प्रबंधक के जनक के रूप में, या फिर ये सभी। सो ये मैंने आपको बताया था साथियों, क्या बताया था आपको? इसका सामान्य प्रबंधक के जनक के रूप में आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया था मैंने। नेक्स्ट अगला है, इसमें क्वेश्चन है कि एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदार को आदेश केवल एक श्रेणी से प्राप्त करना चाहिए और उसी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस कथन में पेयोल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में दिशा की एकता, स्केलर चयन, उसके बाद में कमांड की एकता, या कर्मचारी का परिश्रम, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या? इसका राइट आंसर है साथियों कमांड की एकता, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कमांड की एकता सिद्धांत से मिलता जुलता है। तो आपके पास में ऑप्शन है सैन्य संगठन, गैर लाभकारी संगठन, ए एम बी, है ना, या फिर इनमें से दोनों, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सैन्य संगठन जो है कमांड की एकता के सिद्धांत के आधार पर ये मिलता जुलता है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक मुख्य और एक योजना का कथन किस सिद्धांत से संबंधित है ना। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों यहाँ पे दिशा की एकता, स्केलर चयन, उसके बाद में कमांड की एकता, या फिर कर्मचारी का परिश्रम, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा दिशा की एकता, जो कि मुख्य और योजना के कथन का सिद्धांत को संबोधित करता है, ठीक है। यहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय लेने वाले
प्राधिकरण की एकाग्रता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रबंध की अवधि या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, क्या है? सो इसका राइट आंसर है केंद्रीकरण, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रबंधक का कौन सा सिद्धांत इस बात की कल्पना करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम क्रिया यानी कि न्यूनतम किया जाना चाहिए। सो आपके पास में ऑप्शन है, क्रियाओं की स्थिरता, उसके बाद में कर्मचारियों का परिश्रमिक, उसके बाद में यानी कि एक्टिविटी, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है इसमें यानी कि स्प्रिटिंग डी है ना, करकप्स। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है ए, यानी कि कर्मचारियों की स्थिति, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी फेयोल प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है कि उन्हें संगठन के समन्वय हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभ में नहीं आना चाहिए। उपरोक्त कथन में प्रबंध के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ठीक है। सो यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में कर्मचारियों का श्रमिक, उसके बाद में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, समन्वय हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, उसके बाद में समानता, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा साथियों, आपको याद रखना है क्या है? सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की अधीनता, ठीक है। और उसके बाद में प्रबंध के इस सिद्धांत को लागू करने से समान प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है तथा सामान्य प्रबंधन के संबंधित सिद्धांतों को पहचानना है आपको, ठीक है। तो आपके पास में है अनुशासन, यानी कि समानता, उसके बाद में कार्य का विभाजन, आदेश, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? वो है कार्य का विभाजन, ठीक है। और नेक्स्ट और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार भी होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंध के सिद्धांत का नाम बताना है आपको, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन साथियों, अनुशासन, उसके बाद में प्राधिकरण और जिम्मेदारी, ठीक है। उसके बाद में कमांड की एकता और दिशा की एकता, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है प्राधिकरण की जिम्मेदारी, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आज के क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा से अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि अगर आपने क्लासेस अगर अच्छा से देखा है तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली बनेंगे। और ऐसे ही हम पूरा जो प्रबंध है, सामान्य प्रबंध, उसके पूरे पार्ट लेके आने वाले साथियों। उसमें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो उनको पूरा हम यहाँ पे पूरा निचोड़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप MP पटवारी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पूरे सब्जेक्टों के क्लास मिलेंगे, वो चाहे हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, या फिर जीके के अंतर्गत आप MP जीके पढ़ रहे हो, या फिर इसके अंतर्गत हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो, तो पूरा जो मटेरियल है आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूरे जो नोट्स है वो देने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। सो आप पूरा जो नोट्स है यहाँ से बहुत ही अच्छे और पूरे फ्री में आप ले सकते हैं साथियों। और आप अपनी जो तैयारी है, अपना जो आपका जो फोकस, आपका जो मकसद है कि मुझे पटवारी बनना है, मुझे फॉरेस्टमैन बनना है, वो अगर सपना है, सो आप यहाँ से ग्रहण करके भी, आप यहाँ से डाटा लेके भी और अपनी तैयारी करके भी उसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल मिलने वाला है साथियों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मटेरियल को लाने में मुझे बहुत समय लगा और इसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और ये मेहनत आप लोगों के लिए है, आप सबके लिए है। सो ये जो मेहनत है वो मैं निरंतर करते रहूँगा। सो आप अपनी जो दशा एवं दिशा को सही स्थिति में और सही ध्यान से
और सही डायरेक्शन में रखते हुए अपनी जो तैयारी है उसे करते रहे, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे साथियों। क्योंकि हमें पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना है, क्योंकि जब भी आपको देखता हूँगा तो वो सोचता हूँगा या आपको बोलता हूँगा या फिर कहीं चर्चा करता हूँगा कि वो कब से पढ़ रहा है, वो तो बहुत बड़ा पटवारी बनने निकला है या फिर वो फॉरेस्ट बनने निकला है। उनका ये जो भ्रम है ना, उसे तोड़ना है। सो उसे तोड़ने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना होगा और हर एक समय को, हर एक टाइम को आपको उसका सही वैल्यू देना है कि आप जो भी समय जहाँ दे रहे हैं उसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत बार होता है क्या साथियों कि हम समय को इतना ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं कि जिससे कि हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, उल्टा हमारा एनर्जी जाता है, समय के साथ साथ में हमारा एनर्जी भी जाता है। सो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है और इस कम समय में भी आप बहुत अच्छे ऊँचे ऊँचे सीढ़ी पे जा सकते हैं। बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। सो आप बस प्रयास करते रहे, इसमें डाटा और जो मटेरियल है वो देने का काम मैं आप लोगों को करते रहूँगा। सो आप इस मुकाम को बहुत ही जल्द हासिल करूँगे साथियों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अब हम यहाँ पे ये क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।